हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू फ्यूचर सर्वर विल गेट्स नॉलेज वाइडर। दोस्तों, आप लोग के हाई डिमांड के रीज़न से मैंने आज पहला चैप्टर स्टार्ट किया है ऑफ स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग। होप सो ये 3 दिन में ये कंप्लीट हो जाए आपका जो भी स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग का मेन है चैप्टर्स। और रही बात लाइव सेशन की, कि लाइव सेशन जो होगा एग्ज़ाम के एक दिन पहले वो किसका होगा, न्यूमेरिकल्स का होगा, थ्योरेटिकल्स का होगा या फिर दोनों का होगा। तो दोस्तों, इतना टाइम नहीं रहा और बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगा लाइव सेशन का। इस वजह से मैं न्यूमेरिकल्स नहीं कराऊंगा, केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही कराऊंगा जो कि आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यानी कि केवल हम लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे इन लाइव सेशन। अभी तो हम लोग हर एक चैप्टर से 5 क्वेश्चंस लेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है फॉर डूइंग दैट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं बिना देर के वीडियो को। अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज। द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। याद रखिए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में आया था, 1949 में आया था। ओरिजिनली इसको बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 कहा जाता है, जो कि डील करता है ऑपरेशनल एस्पेक्ट के साथ ऑफ बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया। सेक्शन 5 सब सेक्शन बी ऑफ एक्ट डिफाइन करता है बैंकिंग को एक एक्सेप्टिंग के रूप में फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग। सेक्शन 5 सब सेक्शन सी जो है बताता है कि जो बैंकिंग कंपनी है ये वो कोई भी कंपनी है जिसमें जो कि ट्रांजैक्ट करता है बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, जो कि बैंकिंग का बिजनेस ट्रांजैक्ट करता है भारत में। बैंकिंग कंपनीज आमतौर पर मेंटेन करती हैं 2 तरह के बुक्स और 9 तरह के लेजर्स को। बुक्स में एक बुक बनाती है रिसीविंग काउंटर कैश बुक और एक बनाती है पेइंग काउंटर कैश बुक, और कुछ लेजर से बनाती है जैसे फिक्स डिपॉजिट। लेकिन ऐसा नहीं है कि बुक पहले बनाएगी लेजर बाद में, इनका कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं रहता। जैसे कि हम लोग में होता था क्या कि पहले हम लोग जर्नल करते थे, फिर उसके बाद लेजर करते थे, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस करते थे एंड उसके बाद उसको फाइनल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता था। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। लेजर की बात करें तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट लेजर बनाता है, करंट अकाउंट लेजर बनाता है, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट लेजर, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट लेजर, फिर इन्वेस्टमेंट लेजर, लोन लेजर, कैश क्रेडिट लेजर, बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज लेजर, कस्टमर एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट एंड गारंटी लेजर। तो ये लेजर बुक ही बनाता है। कैश बुक के अलावा और जर्नल लेजर के अलावा बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो है ये चीफ रजिस्टर और मेमोरेंडम बुक भी तैयार करता है, जैसे कि डिमांड ड्राफ्ट रजिस्टर, बिल फॉर कलेक्शन रजिस्टर, सिक्योरिटी रजिस्टर, सेफ कस्टडी रजिस्टर, ज्वेलरी रजिस्टर, लेटर ऑफ क्रेडिट रजिस्टर, सेफ डिपॉजिट वॉल्ट रजिस्टर और स्टैंडिंग ऑर्डर रजिस्टर। अब बात करते हैं अकाउंटिंग रिलेटिंग टू स्लीप सिस्टम ऑफ पोस्टिंग। एक साल ये स्लीप सिस्टम के बारे में क्वेश्चन आया भी था आपका प्रीवियस ईयर में, तो थोड़ा ये इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा। पोस्टिंग इज मेड अंडर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन अंडर दिस सिस्टम। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में जो पोस्टिंग है वो इसी सिस्टम के तहत होता है। सिस्टम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन बैंकिंग सिस्टम बेसिकली इसी को अडॉप्ट करता है। इसमें होता क्या है कि द स्लिप्स आर प्रिपेयर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें स्लिप ऑर्गेनाइजेशन तैयार करता है खुद, विच हैज़ टू बी ड्यूली फिल्ड इन बाय कस्टमर, जो कि फिल करता है कस्टमर। देयर इज नो ओरिजिनल जर्नल एंट्री। यहाँ पे किसी भी तरह का ओरिजिनल जर्नल एंट्री या फिर सब्सिडरी बुक मेंटेन नहीं करता है बैंक। द ट्रांजेक्शन है डायरेक्टली पोस्टेड इनटू लेजर अकाउंट। यहाँ पे ट्रांजेक्शन सीधे कहाँ पोस्ट कर दिया जाता है, लेजर अकाउंट में। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस स्लिप, लेजर अकाउंट विद द हेल्प ऑफ दिस स्लिप, यानी कि इस स्लिप की मदद से लेजर अकाउंट में सीधे क्या किया जाता है, ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि पहले जनरल बनेगा लेजर बनेगा, ऐसा कोई कुछ नहीं होता है इसमें बैंकिंग में, बट और नॉर्मल कंपनीज में होता है। सो ये जो सिस्टम है इसको हम लोग स्लिप सिस्टम ऑफ पोस्टिंग भी कहते हैं, मतलब वही नाम है इसका। जो मेन स्लिप यूज़ किया जाता है बैंकिंग कंपनीज में वो है आपका पे इन स्लिप, एक होता है विथड्रॉवल स्लिप, एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट स्लिप, एक होता है आपका करेंट अकाउंट फॉर्म, एक होता है आपका डिमांड ड्राफ्ट फॉर्म, एक होता है चेक। ये जो स्लिप है ये एक तरह का बेस होता है लेज़र में एंटर करने का इन जनरल लेजर्स। मेन रीज़न क्या है एक्सेप्ट करने का या अडॉप्ट करने का ये सिस्टम ऑफ पोस्टिंग, मतलब स्लिप सिस्टम ऑफ पोस्टिंग को अडॉप्ट करने का मेन रीज़न क्या है, कारण क्या है, क्यों अडॉप्ट किया गया। पहली बात तो ये कि बाई बैंक्स आर द बैंक मस्ट हैव कस्टमर अकाउंट अपडेटेड। पहली बात कि बैंक के लिए आवश्यक हो जाता है कि वो कस्टमर के अकाउंट को अपडेटेड रखे इमीडिएटली फॉर द कस्टमर में प्रेजेंट अ चेक और ऑपरेट हिज एटीएम एट एनी टाइम। क्योंकि कस्टमर किसी भी टाइम पर क्या कर सकता है, चेक प्रेजेंट कर सकता है और ऑपरेट कर सकता है अपना एटीएम किसी भी टाइम पर। दूसरे शब्दों में कहें तो सफिशिएंट बैलेंस अकाउंट में जानने के लिए ये किया जाता है। दूसरी अगर बात करें, द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन बैंक आर लार्ज इन नंबर। जो ट्रांजेक्शन्स के संख्या होती है बैंक में वो बहुत ज़्यादा संख्या में होती है। एंड स्लिप सिस्टम का एडॉप्शन जो है वो मदद करता है वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करने में, यानी कि कौन सा वर्क, पोस्टिंग इनटू लेजर अकाउंट का जो वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें मदद करता है अमॉन्ग मैनी पर्सन। दूसरे शब्दों में कहें तो डिवीजन ऑफ वर्क इज़ पॉसिबल। इसका मतलब ये है कि वर्क का जो डिवीज़न है वो पॉसिबल है। ये सुनिश्चित करता है स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क इन अपडेटिंग ऑफ अकाउंट्स।
अकाउंट्स को अपडेट करने में स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क को सुनिश्चित करता है। एडवांटेज क्या है स्लिप सिस्टम ऑफ पोस्टिंग का? पहला एडवांटेज तो ये है कि ये बहुत ज़्यादा इससे समय बचता है क्लर्कियल स्टाफ का, क्योंकि जो स्लिप है ये ड्यूली कौन फिल करता है? कस्टमर खुद फिल करता है। सब्सिडरी बुक्स आर अवॉइडेड एज पोस्टिंग इज डन फ्रॉम दिस स्लिप। सब्सिडरी बुक यहाँ पे नहीं होता है, क्यों? क्योंकि जो पोस्टिंग है वो इस स्लिप से होता है डायरेक्टली लेजर में। दैट इज़ जो बर्डन होता है बैंक का, बैंक एम्प्लॉयज़ का, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ये एक फ़ायदा है। तीसरा फ़ायदा ये है कि एंट्रीज कैन बी रिकॉर्डेड विथ मिनिमम डिले। एंट्रीज जो है वो हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं कम से कम डिले के साथ, क्योंकि जो स्लिप है इसे हम लोग ईजिली पास कर सकते हैं एक हाथ से दूसरे हाथ को। अच्छा, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? स्लिप जो है वो ड्यूली फाइल्ड रहता है, फिल्ड रहता है कस्टमर द्वारा। तो ये जो स्लिप है वो क्या हो सकता है? गुम भी हो सकता है, डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, और मिस अप्रोप्रिएट भी हो सकता है कस्टमर द्वारा, क्योंकि दे आर लूज सीट्स। क्योंकि सिंपली एक तरह का क्या होता है? सीट होता है, तो कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं नोट के बारे में। याद रखिए कि सेक्शन 8 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट रिवाइज एंड प्रिस्क्राइब फॉर्म गिवन बाय द आरबीआई विद रिगार्ड टू प्रिपरेशन ऑफ P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट विद इफेक्ट फ्रॉम 31 मार्च 1992 शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलो। प्रिस्क्राइब फॉर्मेट क्या है? फॉर्म ए किससे रिलेटेड है? बैलेंस शीट से। वहीं फॉर्म बी किससे रिलेटेड है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। कोई भी आइटम अगर पाया जाता है मिसिंग, प्रॉब्लम शुड बी रिकॉर्डेड एज पर द परफॉर्मर एंड इन द अमाउंट कॉलम इट शुड बी मेंशन एज नील। अब बात करते हैं बैंकर्स के बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। तो कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ में आपका जो कैपिटल है ये शेड्यूल नंबर 1 में आता है। और याद रखिएगा, आप ये मत कीजिए कैपिटल शेड्यूल नंबर 1 है, याद नहीं है तो वहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस लिख के और शेड्यूल नंबर 1 में उसको डाल देना है। जो जिस शेड्यूल नंबर में है वो उसी शेड्यूल नंबर में रहेगा। मतलब पैटर्न पहले यही रहेगा कि सबसे पहले क्या आएगा? कैपिटल आएगा, फिर आपका रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, फिर आपका डिपॉजिट्स आएगा, फिर आपका बोरविंग्स आएगा, फिर आपका शेड्यूल 5 में अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस आएगा। आप कहोगे डिपॉजिट किस तरीके से या रिजर्व एंड सरप्लस किस तरीके से लाइबिलिटीज़ हैं? तो जो आपका रिजर्व एंड सरप्लस है, डिपॉजिट है, बोरविंग्स है, ये इस तरीके से लाइबिलिटीज़ हैं कि अगर आप बैंक के अंदर पैसा जमा करते हो तो वो पैसा आपका होता है, आपके खुद का होता है, बैंक का नहीं होता है। यानी कि बैंक को एक टाइम पर उसको रिटर्न करना पड़ता है कस्टमर को, जिसने उसमें डिपॉजिट किया है पैसा। यानी कि ये एक तरह का क्या है? लाइबिलिटी है। किसके लिए? बैंक के लिए। अब बात करते हैं एसेट साइड ऑफ बैंकर्स बैलेंस शीट के एसेट साइड्स के बारे में। अब बैलेंस शीट का जो एसेट साइड है इसमें आपका कैश इन हैंड एंड बैलेंसेस विथ आरबीआई शेड्यूल 6 में आता है। अब इसका मतलब क्या है? जिस प्रकार से हम अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं बैंक में, उसी प्रकार से बैंक भी अपना पैसा कुछ अमाउंट में आरबीआई में रखता है। यानी कि आरबीआई के पास जो बैंक का पैसा है वो एक्चुअल में आरबीआई का पैसा नहीं है, बल्कि वो बैंक का पैसा है। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हो कि जो आरबीआई है वो बैंकर ऑफ बैंक होता है। कहने का मतलब बैंक का जो बैंकर होता है उसे आरबीआई कहते हैं, और हमारा बैंक जो बैंक है ऑब्वियस सी बात है कॉमर्शियल बैंक्स। बैलेंसेज विथ अदर बैंक मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ये आपका शेड्यूल नंबर 7 में आएगा। वहीं अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की तो ये आपका शेड्यूल नंबर 8 में आएगा। एडवांसेस आपका शेड्यूल नंबर 9 में आएगा। फिक्स्ड एसेट्स आपका शेड्यूल नंबर 10 में आएगा। वहीं अदर एसेट शेड्यूल नंबर 11 में आएगा। उसका टोटल कर देंगे। उसके बाद अगर बात करें तो कंटिजेंट लाइबिलिटीज़। देखिए इन्वेस्टमेंट भी एक तरीके से क्या है आपका? इन्वेस्टमेंट भी एक तरीके से आपका एसेट ही है। क्यों? क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है अगर बैंक करता है तो उसका रिटर्न उसको एक टाइम में मिलेगा, वो पैसा वो लेगा। ऑब्वियस बात है कि ये इन्वेस्टमेंट बैंक के लिए क्या है? एसेट है। अब ये इन्वेस्टमेंट करता कैसे है? कुछ पैसे जो बच जाते हैं ना वो अदर कंपनीज में लगा देता है, जिससे कि कुछ पैसे आते हैं उसको और वो इंटरेस्ट के रूप में हमें पे कर देता है। तो ये इन्वेस्टमेंट होता है बेसिकली बैंक का। अब ये कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ क्या होता है? बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है बच्चों को कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ को लेकर, दोस्तों को, मेरे भाइयों को। देखिए कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ बेसिकली आपका ये एक ऐसा लाइबिलिटीज़ होता है जिसके बारे में हम अननोन रहते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं रहता है। हमें नहीं पता रहता है कि किस टाइम पर उसको पे करना है, हमें नहीं पता रहता है कि वो अमाउंट कितना है, हमें ये भी नहीं पता रहता है कि वो लाइबिलिटी में पे करना है भी है कि नहीं करना है। यानी कि सब चीज़ अननोन रहता है। तो ये आपका शेड्यूल नंबर 12 में आ जाता है। याद रखिएगा, बेस थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, तो कंटिजेंट लाइबिलिटी शेड्यूल नंबर 12 में आता है। आगे बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसमें कैसे तैयार होता है? तो देखिए यहाँ पे शेड्यूल नंबर 12 पे मैंने छोड़ा था ना, शेड्यूल 13 से लेके, हाँ शेड्यूल 13 और 14, उसके बाद 15, 16, 17, 18, ये आपका क्या आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले आपका आता है इंटरेस्ट अर्न। इंटरेस्ट अर्न आपका शेड्यूल नंबर 13 में आ जाता है। अब जो इंटरेस्ट अर्न है या फिर जो आप इंटरेस्ट कमा रहे हो वो बेसिकली क्या है? वो बेसिकली आपका जो इंटरेस्ट अर्न है वो आमतौर पर इनकम ही बनेगा ना। कैसे? तो देखिए ये जो इंटरेस्ट अर्न है ये किस पर हो रहा है? ये बेसिकली जब कोई कस्टमर लोन ले रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो लोन पर इंटरेस्ट देगा, तो ये इंटरेस्ट क्या होगा बैंक के लिए? एक तरह का इनकम।
अदर इनकम्स के भी सोर्सेज हैं बैंक के। अच्छा, उसके बाद आपका आता है एक्सपेंडिचर में आपका इंटरेस्ट एक्सपेंडेड शेड्यूल 15 में आ जाता है। अब ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड है, इसका मतलब क्या है, जो पैसा इंटरेस्ट के रूप में बैंक कस्टमर को दे रही है, दैट इज योर इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज आ जाते हैं, प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज आ जाती हैं। तो ये सब आपके शेड्यूल 15 और शेड्यूल 16 में आ जाता है, 16 और 17 में आ जाता है। तो इसका टोटल कर देंगे। आफ्टर दैट जब ये हो जाएगा, आप आओगे प्रॉफिट एंड लॉस में। अब एक इनकम एक्सपेंडिचर देखोगे भाई, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। उसके बाद नेट प्रॉफिट फ्रॉम द करेंट ईयर निकालोगे A-B करके, और प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द लास्ट ईयर। उसके बाद अप्रोप्रिएशन पे आ जाते हैं। अप्रोप्रिएशन आपका ट्रांसफर टू स्टेटरी रिजर्व आ जाता है, ट्रांसफर टू अदर रिजर्व आ जाता है, प्रपोज डिविडेंड आ जाता है, और बैलेंस CF टू बैलेंस शीट आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब चलिए थोड़ा डिस्कस करते हैं हर एक शेड्यूल के रिगार्डिंग, मतलब जो हम लोग बैलेंस शीट में पढ़े थे वो शेड्यूल। हाँ, तो बैलेंस शीट पहला जो शेड्यूल पढ़े थे वो क्या था आपका, कैपिटल, जो कि शेड्यूल 1 में आता है। अब इस शेड्यूल 1 में जो कैपिटल आता है, इसमें आपका ऑथोराइज्ड कैपिटल आता है, फिर स्टूडेंट सब्सक्राइब कैपिटल आता है, फिर कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल आता है। याद रखिएगा, अनपेड कॉल या फिर कॉल्स इन अरियर को हम लोग माइनस कर देते हैं, वही फॉरफिटेड शेयर्स को हम लोग इस कैपिटल के अमाउंट में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। उसके बाद टोटल निकाल लेते हैं। शेड्यूल 2 है आपका रिजर्व एंड सरप्लस। अब देखिए, रिजर्व एंड सरप्लस में आपका स्टेटरी रिजर्व आ जाता है, जिसमें कि आपका ओपनिंग बैलेंस आएगा, फिर आपका एडिशन आएगा, और जो भी डिडक्शन उसको माइनस कर देंगे। फिर कैपिटल रिजर्व में वही चीज़ होगा, ओपनिंग एडिशन डिडक्शन। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में वही चीज़ होगा, रिवेन्यू एंड अदर रिजर्व में वही होगा, और फिर आपका क्रेडिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा। शेड्यूल 3 आपका क्या था, डिपॉजिट्स था। डिपॉजिट्स में आपका डिमांड डिपॉजिट आ जाता है, फ्रॉम बैंक्स एंड फ्रॉम अदर्स। फिर आपका सेविंग बैंक डिपॉजिट आ जाता है, ये फ्रॉम बैंक और फ्रॉम अदर नहीं होता, लेकिन टर्म डिपॉजिट में वही चीज़ होता है, मतलब फ्रॉम बैंक्स और फ्रॉम अदर्स। शेड्यूल 4 आपका है बोरविंग्स। अब शेड्यूल 4 बोरविंग्स क्या बताता है आपको, देखिए शेड्यूल 4 जो आपका बोरविंग्स है, इसमें बेसिकली बोरविंग्स इन इंडिया और बोरविंग्स आउटसाइड इंडिया। बोरविंग्स इन इंडिया में आपका RBI, अदर बैंक, अदर इंस्टीट्यूशन आ जाता है। बोरविंग आउटसाइड इंडिया में बस बोरविंग आउटसाइड इंडिया ही रहता है, RBI और अदर बैंक्स वगैरह नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दूसरे देश में RBI नहीं हो सकता है, दूसरा बैंक होगा। तो ये आपका बोरविंग इन इंडिया में आपका RBI, अदर बैंक और अदर इंस्टीट्यूशन, और बोरविंग आउटसाइड इंडिया केवल आएगा अलग से। ये शेड्यूल 4 की बात होगी। शेड्यूल 5 में आपका अदर लाइबिलिटीज़ आ जाएगा। तो अदर लाइबिलिटीज़ जो है आपका, अगर उसकी बात की जाए तो इसमें आपका पहला आता है बिल्स पेबल। मान लेते हैं कोई ऐसा बिल है जो कि बैंक को पे करना है किसी पर्सन को एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो बिल्स पेबल उसके लिए लाइबिलिटी ही होगा। इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट्स, अगर लाइबिलिटी ज़्यादा होगा तो वो इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट, नेट यहाँ आ जाएगा, नेट यहाँ पे लिखा नहीं है। इंटरेस्ट एक्रूड, मान लेते हैं किसी कस्टमर को आप इंटरेस्ट नहीं दे पाए, तो उसका इंटरेस्ट बाकी है तो देना जरूरी भी है, तो वो इंटरेस्ट भी एक तरीके से लाइबिलिटी ही है बैंक के लिए। अगर बात करें अदर्स के बारे में, तो आपका अदर्स में आपका प्रोविजंस वगैरह आ जाता है। अब आता है आपका एसेट साइड। एक मिनट, कैश इन हैंड एंड RBI। अब देखिए, कैश एंड बैलेंसेज विथ RBI में आपका सिंपली क्या आ जाता है, कैश इन हैंड आ जाता है, और उसके बाद जो भी आपका बैंक से पैसा मिला है और अदर से पैसा मिला है वो आपका इसमें आ जाता है। नोट नहीं हुआ है, नोट रखिएगा, ठीक है, कि आपका सिंपली क्या आ जाता है इसमें, बैंक से और अदर से जो आप कैश ले रहे हो, दैट इज़ बेसिकली योर कैश इन हैंड विथ RBI, और कैश फॉरेन करेंसी नोट्स भी इसी में आएगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं शेड्यूल नंबर 7 के बारे में। आपका बैलेंसेज विथ बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। इन इंडिया, बैलेंसेज विथ बैंक, करेंट अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस विथ बैंक एंड विथ अदर इंस्टीट्यूशन। आउटसाइड इंडिया में आपका करेंट अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट और मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस आएगा। फिर आपका शेड्यूल 8 क्या था, इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट इन इंडिया आएगा और इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया। इन्वेस्टमेंट इंडिया में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, ये सब आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया में आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरीज और अदर इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। शेड्यूल 9 में आपका एडवांसेज आ जाएगा। 9 में एडवांसेज में क्या क्या आ जाएगा आपका, बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एंड लोन्स, टर्म लोन्स। उसके बाद टोटल कर देंगे। उसके बाद सिक्योरिटी आता है, सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट, सिक्योर्ड बाय बैंक, गवर्नमेंट गारंटीज और अनसिक्योर्ड। उसके बाद टोटल कर देंगे। आफ्टर दैट आपका एडवांसेज इन इंडिया, प्रायोरिटी सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और बैंक्स, ये आ जाएगा। पार्टिकुलर्स की बात करें तो पार्टिकुलर्स में आपका प्रीमिसेस, कॉस्ट प्लस एडिशन, परचेज, सेल और डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। कॉस्ट प्लस एडिशन, परचेज, उसके बाद माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। उसके बाद बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन आ जाएगा और अदर फिक्स्ड एसेट्स आ जाएगा। शेड्यूल 11, इसमें आपका क्या आएगा, तो शेड्यूल 11 की अगर बात करें तो इसमें आपका बेसिकली शेड्यूल 11 में आपका बेसिकली
अदर एसेट्स आते हैं तो इसमें आपका इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट नेट आ जाएगा। जब आपका एसेट्स ज़्यादा और लायबिलिटी कम होगा तो इसमें एसेट्स जो होगा वो इसी में आएगा। उसके बाद इंटरेस्ट एक्रूड, मान लेते हैं कोई बंदा है, कोई ग्राहक है, आपको पैसा नहीं दिया है, मतलब कि बैंक को पैसा नहीं दिया है इंटरेस्ट का, तो वो इंटरेस्ट एक्रूड इसी में आ जाएगा। टैक्स पेड इन एडवांस, स्टेशनरी एंड स्टैम्प्स, नॉन बैंकिंग एसेट्स रिक्वायर्ड एक्वायर्ड इन सेटिस्फैक्शन ऑफ क्लेम और अदर्स। उसके बाद कंटिजेंट लायबिलिटीज़, तो कंटिजेंट लायबिलिटीज़ आपको पता ही है क्या होता है, देख लीजिए एक बार ध्यान से इसको अच्छे से देख लीजिए। क्लेम्स अगेंस्ट बैंक नॉट एक्नॉलेज एज डेट, फिर आपका लायबिलिटी फॉर पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, फिर गारंटी गिवन ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर और अदर कंटिजेंट लायबिलिटीज़, तो ये आ जाएगा। फिर आपका शेड्यूल 13 क्या था, इंटरेस्ट अर्न, जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही क्या था, हिस्सा था। तो इसमें आपका पहला इंटरेस्ट ऑन एडवांसेज आ जाएगा, फिर डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड आ जाएगा, फिर इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन बैलेंसेज विथ आरबीआई आ जाएगा और अदर्स आ जाएगा। फिर आपका शेड्यूल 14 में अदर इनकम आ जाता है। अदर इनकम में आपका कमीशन एक्सचेंज आ जाएगा एंड ब्रोकरेज। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट माइनस लॉस, प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन इन्वेस्टमेंट माइनस लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग एंड अदर एसेट्स, प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन लॉस और इनकम अर्न बाई वे ऑफ डिविडेंड मिसलेनियस इनकम। शेड्यूल 15 में आपका इंटरेस्ट एक्सपेंडेड आ जाएगा, जिसमें पहले आपका इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, फिर इंटरेस्ट पेड टू आरबीआई एंड अदर बैंक्स आ जाएगा और लास्ट में अदर आ जाएगा, उसका टोटल कर देंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें तो ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ध्यान से देख लीजिए। स्टाफ एंड एम्प्लॉयज़ रिम्यूनरेशन, फिर रेंट टैक्सेस एंड लाइटनिंग, फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये सारी चीज़ें आपके शेड्यूल 16 में आ जाएंगे। फिर आपका प्रोविज़न एंड कंटिजेंसीज, बैड डेट आ जाएगा। भाई प्रोविज़न और कंटिजेंसी की खास बात ये है कि इसका कोई शेड्यूल नहीं होता, यानी कि शेड्यूल 16 तक ही सब कुछ होता है, ठीक है। 17-18 नहीं होता है, शेड्यूल 16 तक ही होता है। उसके बाद आपका प्रोविज़न एंड कंटिजेंसी आ जाता है, जो कि अपने आप में शेड्यूल में नहीं आता है। नोट कीजिएगा कि जो प्रीवियस ईयर अमाउंट कॉलम है वो हमेशा ब्लैंक रहता है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इन फॉर्म ए, बी एंड शेड्यूल। P&L अकाउंट में जो टोटल होता है थर्ड एंड फोर्थ का, वो सेम रहता है। अंडर अदर इनकम शेड्यूल 14, इफ लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एक्सीड द अमाउंट ऑफ कंसर्न प्रॉफिट, तो इसे हम एडजस्ट करेंगे और डिडक्ट करेंगे ग्रैंड टोटल में से ऑफ शेड्यूल 14। कोई भी शेड्यूल नंबर नहीं होता है प्रोविजंस के लिए और कंटीजेंसी के लिए, बट इट हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड सिमिलर टू अदर शेड्यूल। अब बात करते हैं रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट प्रिटेनिंग टू अनएक्सपायर्ड पीरियड। वो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट जो कि प्रिटेन करता है अनएक्सपायर्ड पीरियड तक, उसे हम लोग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड कहते हैं। इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रायल बैलेंस आइटम के हिसाब से इसे शो करना चाहिए लाइबिलिटी साइड में अंडर द हेड अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन। एज एन एडजस्टमेंट आइटम की बात करें तो इसको डिडक्ट कर देना चाहिए डिस्काउंट इंक्लूडेड इन इंटरेस्ट अर्न में से इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसे शो करना चाहिए किसे, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड को किस साइड, अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन के साइड शो करना चाहिए इन द बैलेंस शीट। तो ये रिबेट आइटम पेक्यूलियर टू बैंकर्स बैलेंस शीट में आपका पहला हो गया रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। ट्रीटमेंट इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको हम लोग इंटरेस्ट अर्न साइड रखेंगे और उसको डिडक्ट कर देंगे डिस्काउंट इंक्लूडेड में से, ठीक है। मतलब जो भी अमाउंट डिस्काउंट वगैरह का होगा उसमें से रिबेट माइनस कर देंगे और किस साइड शो करेंगे इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट अर्न में शो कर देंगे। और वहीं अगर बात करें बैलेंस शीट में इसका ऑपरेशन कहाँ होगा, तो अदर लाइबिलिटीज एंड रिजर्व्स में होगा, अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस में होगा। इंटर ब्रांच एडजस्टमेंट, ट्रांजेक्शन जो ब्रांचेस के बीच में होता है जिसकी वजह से रेमिटेंसेस क्रिएट होता है, वो आपका इंटर ब्रांच एडजस्टमेंट होता है। इसे हम लोग इंटर ब्रांच एडजस्टमेंट के रूप में शो करते हैं और इसे हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करते हैं अगर इसका बैलेंस डेबिट आता है तो, और इसे लोग शो करेंगे हम लोग लाइबिलिटी साइड में अगर इसका बैलेंस क्रेडिट आता है तो। अगला है नॉन बैंकिंग एसेट्स। ये क्या होता है, वो एसेट जो कि बैंक द्वारा एक्वायर किया जाता है लेंडिंग के प्रोसेस में, दैट इज़ जब वो टेंजिबल प्रॉपर्टी बोरोवर्स का बेचता है इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ लोन और इंटरेस्ट, इसे शो किया जाता है बैलेंस शीट के एसेट साइड। स्टेटूरी रिजर्व क्या होता है, सेक्शन 17 कहता है कि कम से कम 25% प्रॉफिट प्रायर टू डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, मतलब कि जो प्रॉफिट है डिविडेंड के डिक्लेरेशन से पहले का उसका 25% ट्रांसफर होना चाहिए रिजर्व फंड में, दैट इज योर स्टेटूरी रिजर्व। इट शुड बी डन इवन इफ द प्रॉब्लम डज नॉट मेक एनी मेंशन ऑफ इट। बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज परचेज बाई बैंक फ्रॉम कस्टमर, ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ये बैंक द्वारा परचेज किया जाता है कस्टमर से और डिस्काउंट किया जाता है। फॉर बैंक ये एसेट्स होते हैं, बैंक जो है इनको होल्डर के रूप में होल्ड करता है फॉर वैल्यू, ना कि एजेंट ऑफ कस्टमर के रूप में। ये हिस्सा होते हैं एडवांसेस का और इसीलिए हम लोग इसे
शेड्यूल 9 में शो करते हैं ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ट्रैवलर्स चेक, चेक जो इशू किया जाता है ट्रैवलिंग कस्टमर्स को किसके अगेंस्ट, पेमेंट, कैश के पेमेंट के अगेंस्ट, दैट इज़ बेसिकली योर ट्रैवलर चेक। यानी कि वो चेक जो कि हम लोग ट्रैवलिंग कस्टमर्स को इशू करते हैं पेमेंट ऑफ कैश के अगेंस्ट, दैट इज़ योर ट्रैवलिंग चेक। एनी पर्सन कैन पे द मनी, कोई भी पर्सन उस पैसे को पे कर सकता है एंड बैंक को रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो टीसी क्या करे, इशू करे, मतलब ट्रैवलिंग चेक इशू करे। ही कैन इनकैश इट एट अदर ब्रांचेज, वो चाहे तो इसे दूसरे ब्रांच पे क्या कर सकता है, इनकैश करा सकता है। और इसे हम लोग बिल्स पेबल के रूप में ट्रीट करते हैं, मतलब ट्रेवलर चेक को, और इसे हम लोग शेड्यूल 5 में शो करेंगे। टीसी इन कैश गिवन एज एडजस्टमेंट शुड बी ट्रीटेड एज डिडक्शन फ्रॉम बिल्स पेबल। जो ट्रैवलर चेक्स होते हैं इसे इन कैश किया जाता है, इन कैश इसे हम लोग एडजस्टमेंट के रूप में ट्रीट करते हैं एज डिडक्शन फ्रॉम बिल्स पेबल ऑन द लायबिलिटी साइड एंड कैश इन हैंड ऑन द एसेट साइड। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, इम्पोर्टर्स जो हैं वो पैसे डिपॉजिट करते हैं और उनको एलसी इशू होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू होता है उनके नाम का, और इसके आधार पर कस्टमर जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर सकता है और बैंकर उसको एक्सेप्ट करता है। ट्रैवलर चेक की तरह ये बिल्स पेबल होता है और इसीलिए इसे हम लोग किस साइड शो करते हैं, शेड्यूल 5 में शो करते हैं, अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। एक होता है आपका बिल्स फॉर कलेक्शन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये एक तरह का बेसिकली क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है जो कि बैंक द्वारा रिसीव किया जाता है कस्टमर से। अब ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो कौन रिसीव करेगा, बैंक रिसीव करेगा। किससे रिसीव करेगा, कस्टमर से। किस रूप में, एजेंट फॉर कलेक्शन के रूप में। और ये ना ही एसेट होता है ना ही लायबिलिटी होता है, और इसीलिए हम लोग इसे फुट नोट के रूप में यूज़ किया जाता है। देखे भी थे आप कि एसेट्स और लायबिलिटी से ख़त्म हो जाने के बाद कंटीजेंट लायबिलिटीज आया और कंटीजेंट लायबिलिटीज़ के बाद बिल्स फॉर कलेक्शन आया। तो यही आपका जो बिल्स फॉर कलेक्शन है बेसिकली क्या होता है, फुट नोट होता है। क्यों, क्योंकि ना ही एसेट होता है और ना ही लायबिलिटीज़ होता है। एक्सेप्टेंस, इंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन, बैंक जो है वो कुछ लायबिलिटीज़ को लेता है अपने कस्टमर के बिहाफ पर, जैसे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करना, उसको इंडोर्स करना। जब तक कस्टमर सॉल्वेंट रहता है कोई समस्या नहीं आती है बैंकर के लिए, लेकिन अगर कस्टमर इंसॉल्वेंट आ जाता है तो ये लायबिलिटी हो जाता है बैंकर के लिए। अगर बैंकर सॉल्वेंट नहीं है तो भाई आपका जो एक्सेप्टेंस, इंडोर्समेंट, अदर ऑब्लिगेशंस हैं वो एसेट हैं, लेकिन जैसे बैंकर कर रहे हैं कस्टमर इंसॉल्वेंट होता है तो बैंकर के लिए क्या हो जाता है, लायबिलिटी हो जाता है। इसी वजह से इसे हम लोग कंटीजेंट लायबिलिटी कहते हैं और इसे हम लोग बैलेंस शीट में एक इन्फॉर्मेशन के रूप में शो करते हैं, यानी कि फुटनोट के रूप में। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अ बैंक कैन पे डिविडेंड ओनली आफ्टर इट राइट्स ऑफ ऑल कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस। सारे कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के बाद बैंक जो है वो डिविडेंड पे कर सकता है, एज सोन अंडर द हेडिंग मिसलिनियस एक्सपेंडिचर इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, बैड डेट एंड आरबीडी। दे आर ट्रीटेड इन द सेम वे एज इन द केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। इन्हें उसी तरीके से ट्रीट किया जाता है जैसे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में। बैड डेट को शो किया जाता है प्रोविजन एंड कंटीजेंसी के अंडर में, अंडर एक्सपेंडिचर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड न्यू आरबीडी is to be added at bad date and the RBD is to be deducted. The new RBD is shown as deduction from the advances on the asset side of the balance sheet, schedule 9. Provision for taxation, जो न्यू प्रोविजन एंड टैक्सेशन है जो कि एडजस्टमेंट में दिया जाता है, इसे डिडक्ट करना चाहिए इंटरेस्ट एंड अकाउंट से इन शेड्यूल 13 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अगेन सो अंडर द अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन। इनकम टैक्स पेड, ओल्ड प्रोविजन एंड न्यू प्रोविजन, इसे एडजस्ट करना चाहिए इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट में अंडर शेड्यूल 13। रूल ये है कि आप इंटरेस्ट टैक्स लोगे, इनकम टैक्स लोगे, फिर न्यू प्रोविज़न लोगे, उसमें से ओल्ड प्रोविज़न को माइनस करोगे। पॉजिटिव बैलेंस को डिडक्ट करना चाहिए, नेगेटिव बैलेंस को ऐड करना चाहिए। पॉजिटिव बैलेंस अगर आ जाता है इस केस में तो आप उसे डिडक्ट करोगे किससे, प्रॉफिट एंड लॉस के इंटरेस्ट एंड अकाउंट के डिस्काउंट के अमाउंट से। लेकिन अगर नेगेटिव बैलेंस आएगा तो उसे आप ऐड कर दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट के अमाउंट से। एडवांस इनकम टैक्स पेड, इसे हम लोग प्रीपेड एक्सपेंस के रूप में मानते हैं और इसे शो किया जाता है एसेट साइड में अंडर द हेडिंग अदर एसेट्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TDS, इसके पास डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट भी। बैलेंस अगर शो करता है, द डेबिट बैलेंस क्या शो करता है, डिडक्शन मेड बाय अदर व्हाइल पेइंग द इंटरेस्ट और डिविडेंड, और इसे शो किया जाता है एसेट्स के अंडर में, ठीक है। द क्रेडिट बैलेंस इंडिकेट टैक्स डिडक्टेड, क्रेडिट बैलेंस क्या बताता है कि टैक्स डिडक्टेड हो गया है बैंक के द्वारा वाइल क्रेडिटिंग और पेइंग द इंटरेस्ट टू अदर। ये एक तरह का लाइबिलिटी है, इसलिए इसको किसमें शो करते हैं, अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस में। तो ये सारी बातें थी रिगार्डिंग योर अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज। सो होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हों। एक बार आप फाइनल अकाउंट बैलेंस शीट का
देख लीजिए शेयर कैपिटल में आपका ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल आता है। रिजर्व एंड सरप्लस में आपका जनरल रिजर्व एडिशन ड्यूरिंग द ईयर को प्लस करेंगे। सिक्योरिटी शेयर प्रीमियम है, उसमें से हम प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर माइनस करेंगे। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ये सब इसमें आ जाएगा। फिर लेस करेंगे अप्रोप्रिएशन। फिर लॉन्ग टर्म बोर्विंग में डिबेंचर, बॉन्ड, टर्म लोन ये आ जाएगा। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म बोर्विंग, ट्रेड पेबल, एसेट्स में टेंजेबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये आपका बेसिकली किसका बैलेंस शीट था जो भी मैं बता रहा हूँ, ये आपका बेसिकली एक कंपनी का बैलेंस शीट है। लेकिन अभी जो मैंने आपको बता दिया है वो आपका किसका था, बैंकिंग का। ठीक है, तो ये आपका फाइनल अकाउंट बैलेंस शीट था, नोट्स ऑन कंपनी फाइनल अकाउंट बैलेंस शीट। ठीक है, सो बातें यहीं तक थी, इसको ध्यान मत दीजिएगा। तो ये सारी बातें थी आपकी अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज की। सो होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हों रिगार्डिंग दिस चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस चैप्टर का, दैट इज़ योर अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज। टोटल 5 न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है, सो टिल देन स्टे ट्यून विद फ्यूचर सर्वर विद ग्रेट नॉलेज गाइडर। एंड तब तक के लिए आप सभी को फ्यूचर सर्वर टीम की तरफ से धन्यवाद।